सबके सिर पे जो दिमाग में चल रही होगी सबसे बड़ी टेंशन वो होगी, अरे मार्च तो आने वाला है, 15 दिन तो बचे नहीं हार्डली, कैसे तैयारी करें। तो अगर आप 12th में हो और आपका भी दिमाग गोल गोल घूम रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, तो यार करो कुछ, टेंशन मत लो। बस टेंशन नहीं लेनी यार, अगर लेनी थी टेंशन तो पहले लेनी थी ना, पढ़ना था अच्छे से। अब नहीं पढ़े तो टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है, तो कम से कम टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ना है। और दूसरी बात यार, क्या 95% ही क्यों लाने, 95%, 90%, 100%। सोचो थोड़ा अपनी औकात के जितना सोचो ना, मतलब ठीक है मैं भी भाई और फ्रेंड मत हो ना, जो लोग इंटेलिजेंट है लाओ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से स्टार्टिंग से तैयारी करिए, बहुत ही अच्छी बात है। पर जो नहीं कर पाए हैं और फिर भी 95% लाना चाहते हैं और टेंशन में, तो वो सोचो कि थोड़े कम लाएंगे हम, और टेंशन मत लो। टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं, आ गए 95%, बहुत अच्छी बात है, लॉटरी है यार, नहीं आए तो टेंशन किस बात की। पर अगर फिर भी आपको 95% लाने हैं तो इसकी ट्रिक आपको मैं बता सकती हूँ। अगर आप इस ट्रिक पे भरोसा करो और अप्लाई करो तो देखना कि बहुत फायदा होएगा, बहुत काम आएगा। काम ना आए ना तो फिर अनसब्सक्राइब कर देना यार, और तो क्या। तो ऐसा है, देख लो। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ, तो सुन लो, ध्यान से सुनो, नोट करना इसको। तो आज की वीडियो में सिर्फ 2 बातें डिस्कस करने वाले हैं, जो दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद है ना तो आपके बोर्ड में 100% नंबर आएंगे यार। मैं भी उन वाले में से बच्चों में से हूँ जो लास्ट में पढ़ता है हमेशा, लास्ट 15 दिन में। अब मैं अपनी हैबिट इंप्रूव करी हूँ यार, एमएससी का एंट्रेंस के मतलब मौका आ गया, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा ठीक से। पर वैसे मैं भी वो लास्ट पढ़ने वाले में से ही हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि क्या हालत हो रही होती है इस टाइम पे हम सबकी। तो पर उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे प्रेशर को मैनेज करना है, वो बताते हैं। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको स्पेशली याद रखना है। एक तो है कि हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम। बिल्कुल पढ़ते तो सब है, और पढ़ने के बाद एग्जाम कैसे लिखना है उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है। सेकंड, जो कि हम पहले अप्लाई करेंगे, पर मैं लिख सेकंड रही हूँ ना क्योंकि यहाँ से फॉलो करना आसान होगा। सेकंड है कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, विच बुक टू फॉलो बिफोर एग्जाम। और कोई ऐसी बुक मिल जाए आपको जो बिल्कुल उसमें से सारा पेपर आ जाए तो मजा नहीं आ जाएगा। मैं आपको ऐसी एक बुक का नाम बताने वाली हूँ। तो पहले मैं बताती हूँ कि एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, अब जो भी हमारा एग्जाम की शीट है ना, उसको सफाई से अटेम्प्ट करो यार, गंद नहीं बचाना है। तो सफाई से अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं कि बहुत ब्यूटीफुल राइटिंग में लिखनी है, भाई सबकी राइटिंग ब्यूटीफुल नहीं होती है, ठीक है, मेरी तो ठीक ठाक है, पर जरूरी नहीं है ना सबकी राइटिंग ब्यूटीफुल हो। तो अगर राइटिंग ब्यूटीफुल ना हो पर सफाई तो ला सकते हो यार। सफाई से अटेम्प्ट करने का क्या मतलब है कि आपको हर क्वेश्चन को एक न्यू पेज से स्टार्ट करना है। सपोज आप यहाँ पे आंसर वन स्टार्ट करे हो, पहली बात तो न्यू पेज से स्टार्ट करना है, और सब कुछ ना बड़ा बड़ा सुंदर साफ सुथरा लिखना है। कैसे कि आपने आंसर वन यहाँ से स्टार्ट करा, तो पहले तो मार्जिन बनाओ अलग से शीट में, है ना, और ऊपर ना अलग से बड़ा बड़ा आंसर वन लिख दो। क्या दिक्कत है भाई, जहां मर्जी लिखो पर दिखना चाहिए। बच्चे तो आंसर नंबर लिखना भूल जाते हैं, या फिर छोटा सा लिखेंगे टीचर को समझ नहीं आता। बड़ा बड़ा लिखो आंसर नंबर 1, तो बड़ा बड़ा आपने लिख दिया, चलो ठीक है, यहाँ से आंसर आपने स्टार्ट किया, पूरा पेज भर गया आपका। अगले पेज पे एक ही लाइन आई और फिर आपको आंसर 2 स्टार्ट करना है। तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, आपको फिर से एक न्यू शीट लेनी है और उससे स्टार्ट करना है, यानी कि अगला पेज टर्न करना है, उससे स्टार्ट करना है, यानी कि हर क्वेश्चन को एक नए पेज से स्टार्ट करना है। अगर क्वेश्चन पहले वाला सेकंड पेज तक जा रहा है, उसमें सिर्फ एक ही लाइन भी आ रही है, तब भी जितना आप साफ साफ करोगे ना उतना आपका फायदा रहेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आपको उसका रीजन ही बताऊंगी। तो पहली बात, इस बात को नोट कर लो, आपको ऐसा करना है। दूसरी बात, आपको सारे क्वेश्चंस है ना एक सेक्शन के एक साथ अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करनी है। एक सेक्शन है पूरा एक साथ अटेम्प्ट करो, ठीक है। अगर आपको नहीं याद आ रहा ना एक बार में, तो उसके लिए जगह छोड़ दो यार, शीट जितनी मर्जी एक्स्ट्रा लो, कोई आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं चार्ज करने वाला वहां पे, और ना ही मार्क्स कटेंगे इस बात के। तो शीट लो ना, आराम से खुली शीट्स लो। वैसे तो मैं इतनी शीट्स के प्लेन बना के उड़ा चुके हैं, तो यार थोड़ी शीट्स पेपर में लगा लो, अच्छे से जितनी शीट्स लेनी होती शीट्स लो, पर खुला खुला करो। और अगर सेक्शन में कोई क्वेश्चन नहीं आता उसके लिए जगह छोड़ दो, और बाद में अगर आप बाई चांस उस क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट कर पाओ, टाइम अप हो जाए बाई चांस, तो उस शीट को बस काट दो। और काटोगे भी नहीं ना तो टीचर खुद ही काट देगा, उसको छोड़ देगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसको खाली छोड़ो, कोई बात नहीं, बिंदास खाली छोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुछ नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि आपने एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया और आपने दोबारा उसको देखा, अरे नहीं यार ये आंसर तो मेरे को याद था, ये नहीं आना चाहिए, तो इसको जब काटोगे ना ऐसे, तो काट के फिर नए पेज से आंसर स्टार्ट करोगे। अगर आप इसको काट के यहीं पर लिखोगे ना ऐसे छोटा छोटा छोटा, फिर यहाँ से भी काट दिया, यहाँ पे ऐसे छोटा छोटा लिख दिया, टीचर को क्या लगेगा, दूर से देखे सब कटा हुआ है, इस पे कुछ है ही नहीं, वो अगले पेज पे चला जाएगा और इसको देखेगा ही नहीं। जो बंदे, जो एग्जामिनर होते हैं, जो चेक कर रहे होते हैं ना आपके क्वेश्चन पेपर, उन सबको ना पहली बात तो इसके पैसे मिलते हैं, और दूसरी बात है ना मतलब उनको इतने सारे बंडल चेक करने होते हैं, कितना बोरिंग और कम्बरसम और टायरसम काम है, तो कोई क्यों दिल से करेगा इसे।
तो कोई दिल से नहीं करता, 1-2 पेपर दिल से होते हैं, उसके बाद तो बस करना होता है क्योंकि काम है यार, करना ही पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है। और आपको इतने बंडल्स पे बंडल्स रोज आके चेक करने हैं 1 हफ्ते 1 महीने तक, तो बहुत मुश्किल काम है यार। तो दिल से तो बिल्कुल नहीं होता वो, तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं करते करते कि नहीं देखेंगे वैसे छोटा लिखा हुआ, और छोटा लिखा हुआ दिख भी गया ना उनको समझ नहीं आ रहा, छोड़ो यार अगला करो। और हर बंदा तो रीचेकिंग के लिए डालता नहीं है, तो वो छूट जाएगा। इसलिए पहले ही सफाई से लिखो। अगर आपने कुछ काट दिया ना और आपको लगता है उसे आपको बाद में अटेम्प्ट करना है, तो काटने के बाद 2 पेज छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी बता दी आपको सब कुछ ऑर्डर में क्यों अटेम्प्ट करना है जब चेकिंग कर रहे होते हैं। तो मैंने भी बहुत बार देखा है, क्योंकि मैंने चेकिंग वगैरह करी काफी बार, बोर्ड की नहीं करी पर वैसे नॉर्मल एग्जाम्स की अगर हम चेकिंग कर रहे हैं तो क्या होता है ना कि कभी कभी हम डिवाइड कर लेते हैं कि 10 क्वेश्चन है, सपोज 20 क्वेश्चन है पेपर में, तो 10 मैं चेक करूंगी, 10 ना सर आप चेक कर लेना, हमने ऐसे डिवाइड कर लिया। तो अगर मैं पहले 10 क्वेश्चन चेक कर रही हूँ और आपने क्या किया, आपने ये आंसर 1 यहाँ पे लिखा था, आपने क्या किया, आपने यहाँ पर आपका आंसर 1 खत्म हो रहा था, यहीं से आंसर 2 स्टार्ट कर दिया और ऐसे छोटा सा लिख दिया और मेरे को पता ही नहीं चला, मतलब उसमें काफी कम गैप था, मुझे पता नहीं चला कि यहाँ से आंसर 2 स्टार्ट हो रहा है। तो आंसर 10 लगा लेते हैं, 11 लगा लेते हैं, ठीक है। तो मैंने तो पहले 10 चेक कर लिए और सर ने अगले पेज से चेक करना स्टार्ट करा जहाँ पे आपने आंसर 12 बड़ा बड़ा लिखा था, वहां से स्टार्ट करा चेक करना। पर यहाँ पे आंसर 11 है ना, मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे को तो दिख गया था कि 10 नंबर वहां तक है, खत्म हो गया, देख लिया। सर को ना दिखा नहीं, सर को लगा कि भाई ये तो उसी का पार्ट है, ये तो इशिका ने चेक कर लिया होगा, सर ने यहाँ से स्टार्ट करा, तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, रह गया। मतलब ये जान के तो नहीं छूटा पर रह गया ना, मतलब ना चाहते हुए भी रह गया क्वेश्चन। आपने ठीक से किया पूरा क्वेश्चन, बस क्या किया, लाइन ही छोड़ी, टीचर को पता नहीं चला, ये क्वेश्चन चेक नहीं हुआ। और वही बात है कि हर बच्चा रीचेकिंग में डालता नहीं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके अनचेक्ड ही रह जाएंगे। तो खोला खोला लिखो, हर क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करो और सब कुछ ऑर्डर में अटेम्प्ट करो। ऑर्डर में का भी सेम रीजन है कि क्वेश्चन डिवाइड होते हैं। अगर आपने एक सेक्शन का 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में कर रखे हैं, 1-2 लास्ट में, 1-2 बीच में कर रखे हैं ना, तो जो टीचर जैसे डिवाइड करें कि सेक्शन ए तू चेक कर रहा है, सेक्शन बी मैं चेक करी, सेक्शन सी तू चेक कर रहा है, तो सेक्शन ए वाला ना कितना ढूंढेगा यार, ऐसे पेज पर के थोड़ा ना क्वेश्चन देखेगा, वो सेक्शन ए के जितने क्वेश्चन साथ में देख रहे होंगे उतने चेक कर देगा, बाकी रह जाएंगे। अब सेक्शन बी वाला क्या करेगा, वो सेक्शन बी के जितने क्वेश्चन है साथ में वो करेगा, बाकी रह जाएंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन ना शायद अनचेक्ड भी रह सकते हैं और फिर वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती नहीं है, तो फिर वो क्वेश्चन अनचेक्ड रह गए, फिर कहाँ से आएंगे नंबर। तो क्वेश्चन सारे सेक्शन के एक साथ करने हैं, और अगर बाई चांस उस टाइम पे कोई याद नहीं आ रहा तो आपके पास एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पेज छोड़ दो, जगह छोड़ दो, ज्यादा पेज छोड़ दो, 4 पेज छोड़ दो, ठीक है ना। तो ये है पहला काम कि अटेम्प्ट द एग्जाम नीटली एंड सिस्टमैटिकली, थोड़ा सिस्टम से अटेम्प्ट करो। और बहुत मेहरबानी होगी अगर आपका कोई इंग्लिश का SST का एग्जाम है तो अगर आप अंडरलाइन कर पाओ, जब आंसर लिख रहे हो ना, आंसर लिखते वक्त ही कुछ लग रहा है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो टीचर कभी कभी जल्दी जल्दी में अगर क्वेश्चन पूरा ना पढ़े तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर पढ़ लेता है। तो जो चीज आपको लग रही है इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लिखा, कुछ मर्जी लिखा आपने, उसको फिर अंडरलाइन कर दो, जो पढ़ा आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है। पेंसिल से करो तो अच्छी बात है, पर उसकी हैबिट आपको अभी से डालनी पड़ेगी और शायद एकदम से ना हो पाए, तो आप पेन से भी कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पार्ट को पेन से भी अंडरलाइन कर दो, ठीक है। तो ऐसा कुछ करना, मार्जिन बनाना है, हर क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करना है ना, तब सब नोट कर लो। पहला पॉइंट है मार्जिन पक्का बनाने हैं, फिर न्यू पेज से न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करना है, न्यू पेज न्यू क्वेश्चन, ठीक है। और आंसर नंबर ये सब बोल्ड में लिखना है, तो राइट क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर इन बोल्ड, ठीक है, ये सब है। और अटेम्प्ट अ क्वेश्चन अ सेक्शन टुगेदर, पूरा एक सेक्शन है, सेक्शन ए अटेम्प्टेड टुगेदर, ऑल टुगेदर, सारे क्वेश्चन एक सेक्शन के इकट्ठे करने आपको। तो ये कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ये थी पेपर अटेम्प्ट करने के हिसाब से कि भाई इतना पढ़ के वहां पे जाके उल्टा सीधा लिखा है तो फिर भी नंबर नहीं आएंगे, पढ़ने के साथ साथ अटेम्प्ट करने का तरीका भी आना चाहिए। अब दूसरी बात है कि कौन सी बुक है जो आपके लिए रामबाण बनेगी, गीता बनेगी, कुरान बनेगी, बाइबल बनेगी, जो आपको इन 15 दिन में पढ़ के पास करवाएगी और शायद टॉप भी करवा देगी। तो हाँ, ऐसी बुक एक है, मैं सुपरफ्लुअस नहीं हो रही, सच में एक ऐसी बुक है, मतलब एग्जैजरेट करके या कुछ नहीं बोल रही। और ऐसी बुक का नाम है हमारा NCERT, बिल्कुल सही। तो ये जो बुक है ना, यही है आपकी रामबाण, सही बता रही हूँ। अगर आपने NCERT, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट से हो या फिर कॉमर्स से हो, मैं साइंस बैकग्राउंड से थी पर दोस्तों बाकी सब में थे ना, तो मुझे पता है, हम सबको पता है कि क्या होता है सही है। NCERT से पेपर बनता है और NCERT अगर आपने अच्छे से पढ़ी है ना तो आपको पेपर बहुत अच्छे से आ जाएगा। जैसे मैं आपको कुछ कोट करके बताती हूँ, जैसे सोशल साइंस में क्या होता है ना, क्या होता है, ऐसे एक आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट, और ये लाइन ऐसे दी होती है इन्वर्टेड कॉमर्स में, और ये लाइन होती है ना एज इट इज NCERT की लाइन होती है। और वो लाइन ना जब पेपर से वापस आके लोग टीचर से पूछते हैं कि भाई इस लाइन का मतलब क्या था, टीचर एज इट दिखाती है, देखो बेटा हिस्ट्री के बुक पे चैप्टर नंबर इसमें पेज नंबर इस पे लाइन लिखी हुई है। और वो लाइन उनका, अच्छा वो लाइन तो उनको लगा कि कोट जैसा ऐसे देख के छोड़ दिया था। जो भी लाइन NCERT में लिखी है ना उसको पढ़ो, उसका मीनिंग समझो, और वो पेपर में एज इट इज उठ के आती है।
वो जो आपको हैवी सी लाइन लग रही होगी ना, वो कहीं एनसीईआरटी में ही छपी हुई थी। तो पेपर है ना जो बोर्ड का, वो मैक्सिमम कोशिश करके एनसीईआरटी से बनता है। एक आधा क्वेश्चन है ना वो ट्रिकी भी बनाएंगे ना, वो एनसीईआरटी के कंसेप्ट पे बेस्ड होगा। एनसीईआरटी अच्छे से करिए तो आपसे सारे बोर्ड के क्वेश्चन हो जाएंगे 99%। अब बताओ इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। आप 99% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे तो 95% तक आराम से बनेंगे, अगर तसल्ली से करके आओगे। और अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करने, छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि बोर्ड में वही वाली बात, कोई क्वेश्चन गलत है या कुछ ऐसा है तो अटेम्प्टेड क्वेश्चन पे नंबर मिलते हैं। अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करने, कोशिश करके सब अटेम्प्ट कराना, ठीक है। छोड़ना मत, ना भी आता हो क्वेश्चन कॉपी करना तो आता है ना, गिवन टू प्रूव। मैथ्स में तो ऐसा होता है, गिवन लिख दो, टू प्रूव लिख दो, डायग्राम बना दो तो नंबर मिल जाएंगे। तो एक ये बात भी याद रखना कि अगर कुछ ना हो ना, तो जैसे मैथमेटिक्स में गिवन टू प्रूव लिख सकते हैं, इंग्लिश में थोड़ा क्वेश्चन स्टार्ट करके छोड़ दो, कुछ भी कराओ जैसे आपका क्वेश्चन अटेम्प्टेड हो, ठीक है। साइंस में, मैथ्स में, जिस चीज में डायग्राम बनाए जा सकते हैं, डायग्राम जरूर बनाएं। जैसे कि कॉमर्स है, उसमें किसी कोई भी सब्जेक्ट ऐसा जिसमें ग्राफ बनाए जा सकते हो, है ना, कुछ भी ऐसा हो वे यू कैन ड्रॉ, यू कैन प्लॉट। एसएसटी में कुछ आपको एक्सप्लेन करना और आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब डू एनीथिंग यू कैन जिससे कि वो प्रेजेंटेबल ज्यादा लगे। और पढ़ना किससे आपको, एनसीईआरटी से, बस एनसीईआरटी से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अब इनकी एनसीईआरटी देखोगे ना, एनसीईआरटी बहुत औसम बुक है, स्पेशली 11th-12th में। 10th तक आप कह सकते हो सिंपल है, पर फिर वहां पे भी औसम ही थी उतनी। एनसीईआरटी बेसिक होती है और सिंपल होती है, पर अगर आप उसको डिटेल में पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा कि वो कितनी ज्यादा एक्सीलेंट बुक है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से करोगे ना, तो आपसे आरडी के क्वेश्चन आराम से बनेंगे। हम एनसीईआरटी को सुपरफ्लुअस मैनर में, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, और उसके बाद जब हम सुपरफिशियल मैनर में पढ़ते हैं, सॉरी मैं गलत बोल दिया था, तो और फिर हम जब उसके बाद आरडी करते हैं तो हमें लगता है कि वाह ये तो बहुत महान बुक है। आरडी इज नो डाउट एन एक्सीलेंट बुक, पर अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से आती है ना, तो आपको आरडी से प्रैक्टिस जैसी लगेगी कि भाई ये तो प्रैक्टिस ही हो रही है। आपको एनसीईआरटी नहीं आती तो आपको आरडी पढ़ने में बहुत जोर लगाना पड़ेगा, और आरडी अभी नहीं करनी है आपको, सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। मैथमेटिक्स कर रहे हो तो एनसीईआरटी करनी है, फिजिक्स कर रहे हो तो एनसीईआरटी करनी है, इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो एनसीईआरटी करनी है, साइकोलॉजी कर रहे हो तो एनसीईआरटी करनी है। स्टिक टू दी एनसीईआरटी और कुछ नहीं। एनसीईआरटी से पढ़ो, नंबर आएंगे। और अगर आपके स्कूल में एनसीईआरटी नहीं थी ना, तो भी एनसीईआरटी से पढ़ो, या 15 दिन तो बचे, एनसीईआरटी से पढ़ो। और 15 दिन में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हार्डली 5, 6, 7 इतने सब्जेक्ट होंगे ना, तो 15 दिन बचे। 15 भी क्यों लेके चल रहे हो, आप 14 लेके चलो। आप 2-2 दिन एक एक सब्जेक्ट को दोगे ना, आपका हो जाएगा। 2-2 दिन में एनसीईआरटी सिर्फ रीड करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कोशिश करके याद कर लो, वरना रीड करो, याद में रहेगा इतना। और फिर पेपर से पहले भी तो छुट्टियां मिलेंगी यार, 4-5 दिन की, 3-3 दिन की। बोर्ड में तो काफी छुट्टी मिल जाती है, उसमें दोबारा रिवाइज करना। तो ऐसा करो, नंबर भी आएंगे, और क्या चाहिए, नंबर आएंगे। और टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपके पास हूँ। और मैं छोटी छोटी वीडियोस या फिर डालती रहूंगी जिससे कि आपको मैथ्स में हेल्प मिले। बाकी सेक्शंस को आप अपनी खुद से हेल्प करो, कैसे करो, ऐसे जैसे मैंने बताया एनसीईआरटी से। और मैथमेटिक्स में मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो हर टॉपिक पे कुछ वीडियोस आपके लिए बनती रहेंगी हर वीक, और शायद वीक क्या हर डे भी बनती रहेंगी, कुछ अगले दिन तक तो हर डे ही बनाऊंगी वीडियोस। तो जो भी टॉपिक में आपको स्पेसिफिकली दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे बता सकते हो, मैं वो टॉपिक स्पेसिफिकली भी बना दूंगी। तो अच्छे से प्रिपेयर करें, और कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे याद करें, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, टिप साइनिंग ऑफ।